नमस्कार। आज हम एंटीबायोटिक्स की दुनिया में एक अहम ग्रुप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये वो दवाएं हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत आगे रही हैं हमेशा से। बिल्कुल, ये एक तरह से मॉडर्न मेडिसिन की नींव है। और हमारे पास जो जरिया है इसे समझने का वो बड़ा अनोखा है, एक कहानी बीटा लैक्टम विलेज की। हाँ, मैंने भी देखा है, ऐसे काफी क्रिएटिव तरीका है। इसमें एंटीबायोटिक्स के अलग अलग ग्रुप्स को किरदारों और एक गांव की तरह दिखाया गया है। सुनने में ही मजेदार लग रहा है। हाँ, ये विजुलाइज करने में मदद करता है। तो हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जरिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के जो मुख्य समूह हैं और उनके कुछ खास नाम उन्हें समझें और ऐसे कि वो बोझ ना लगे, याद रह जाएं। सही है। तो चलिए इस गांव में चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इतने इस्तेमाल क्यों होते हैं। इनकी खोज ने इन्फेक्शियस डिजीज के इलाज में क्रांति ला दी थी। हाँ, ये तो है। लेकिन इनकी किस्में बहुत हैं और हर एक की अपनी खासियत है, अपना काम करने का तरीका है। ये कहानी उन खासियतों को पकड़ने का एक अच्छा क्रिएटिव तरीका है, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है। हाँ, तो हम सोचे कि एक गांव है बीटा लैक्टम विलेज और इस गांव की नींव और सुरक्षा का जिम्मा कुछ परिवारों पर है, कुछ खास लोगों पर। जी। और ये लोग असल में कौन है? एंटीबायोटिक के अलग अलग ग्रुप्स। बिल्कुल सही। ये नजरिया वाकई से आसान बनाता है। कहानी शुरू होती है गांव के संस्थापक से, बूढ़े मुखिया पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी। हाँ, पेनिसिलिन जी। और उनके परिवार से, जिसमें अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन जैसे नाम हैं जो हम सब ने सुने होंगे। हाँ, काफी कॉमन है। और दो मजबूत जुड़वां भाई भी हैं, ऑक्सिसिलिन और क्लॉक्सिसिलिन। कहानी कहती है कि इन सब ने मिलकर गांव की पहली सुरक्षा दीवार बनाई, जीवन की दीवार। जी। पेनिसिलिन ग्रुप जो है वो सचमुच एंटीबायोटिक हिस्ट्री का आप कह सकते हैं बेस हैं। फ्लेमिंग की खोज तो माइलस्टोन थी। हाँ। और ये आज भी कई कॉमन इन्फेक्शंस में असरदार हैं। लेकिन यहाँ एक पेच आता है, बैक्टीरिया भी स्मार्ट होते हैं, वो सीखते हैं। अच्छा। हाँ, समय के साथ कई बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन को तोड़ने का तरीका सीख लिया, एक एंजाइम बनाकर, जिसे पेनिसिलिनेज कहते हैं। ओह। तो यहीं पर ऑक्सिसिलिन और क्लॉक्सिसिलिन जैसे सदस्य जरूरी हो जाते हैं। उन्हें खास तौर पर ऐसे ही पेनिसिलिनेज बनाने वाले बैक्टीरिया, जैसे कुछ स्टेफिलोकोकस होते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। तो जीवन की दीवार तो बनी, पर उसे बनाए रखने के लिए और मजबूत गार्ड्स की जरूरत पड़ी। अच्छा, तो ये जुड़वां भाई एक तरह से दीवार की मरम्मत करने वाले स्पेशलिस्ट हो गए। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसके बाद गांव में एंट्री होती है सेफेलोस्पोरिन बिल्डर्स की। इनके बारे में कहा गया है कि ये इंजीनियरों की 5 पीढ़ियों वाली एक बड़ी टीम है। 5 पीढ़ियां, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, सुनने में लगता है 5 पीढ़ियां, लेकिन ये सिर्फ गिनती नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिकल डेवलपमेंट है। आप इसे ऐसे समझें कि हर अगली पीढ़ी आमतौर पर बैक्टीरिया के थोड़े और बड़े दायरे को, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को कवर करती है। ओके। या फिर कुछ खास किस्म के मुश्किल बैक्टीरिया के खिलाफ ज्यादा असरदार होती है। वो टाइम के साथ और बेहतर होते गए। जैसे कोई मिसाल? बिल्कुल। पहली पीढ़ी, जिसमें सिफिलेक्सिन जैसे नाम है, वो ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अच्छा काम करती है। ग्राम पॉजिटिव? हाँ, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की बनावट का फर्क है। ग्राम नेगेटिव की भारी परत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स का असर मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो जैसे जैसे हम अगली पीढ़ियों की तरफ जाते हैं, दूसरी जैसे सिफ्यूरोक्सीम, तीसरी जैसे सेफ्ट्रियाक्सोन, चौथी सेफेपीम, उनकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत अक्सर बढ़ती जाती है। और 5वीं पीढ़ी? कहानी में इसका नाम सेफ्टारोलिन बताया गया है, इसमें क्या खास है? हाँ, 5वीं पीढ़ी जैसे सेफ्टारोलिन वो एक अहम पड़ाव है, क्योंकि ये एमआरएसए जैसे बहुत जिद्दी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के खिलाफ भी असर दिखा सकती है। एमआरएसए? ये तो सुना है मैंने। हाँ, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ये एक तरह का सुपर बग है जिस पर कई पुरानी आम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। बाप रे। तो सेफेलोस्पोरिन की ये पीढ़ियां दिखाती हैं कि कैसे साइंस ने बैक्टीरिया की चुनौतियों का जवाब देने के लिए लगातार तरक्की की है। ये एक तरह की रेस है बैक्टीरिया और दवाओं के बीच। सुपरबग, ये तो सच में किसी फिल्म जैसा लगता है। कहानी में भी एक विलन है, बीटा लैक्टमेज, ड्रैगन। हाँ, जो गांव की दीवारों को पिघलाने की कोशिश करता है। ये सुन के तो लगता है गांव वाकई खतरे में है। ये ड्रैगन जो है वो असल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के एक बहुत कॉमन तरीके का सिंबल है। बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जिसे कई बैक्टीरिया बनाते हैं। एंजाइम? हाँ, ये एंजाइम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की जो मेन बनावट है, जिसे बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं, उसे तोड़ देता है।
अच्छा, इससे एंटीबायोटिक बेकार हो जाता है, अपना काम नहीं कर पाता। ये बैक्टीरिया का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब ये ड्रैगन हमला करता है तब क्या होता है? कहानी कहती है कि तब एक खास टीम को बुलाया जाता है, कार्बापेनेम टीम। इसमें इमिपेनेम, मैरोपेनेम, इर्टापेनेम, डोरीपेनेम जैसे नाम हैं। जी इन्हें अभेद्य किले का डिजाइनर कहा गया है। क्या ये वाकई इतने मजबूत हैं? हाँ, कार्बापेनेम असल में बहुत पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। अभेद्य किला कहना बिल्कुल सही है। ये कई तरह के ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और यहाँ तक कि एनारोबिक बैक्टीरिया पर भी असर करते हैं। एनारोबिक मतलब वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं। ओके। इसीलिए इन्हें अक्सर बहुत सीरियस जानलेवा इन्फेक्शंस या ऐसे इन्फेक्शंस के लिए बचाकर रखा जाता है जहां दूसरी एंटीबायोटिक्स के फेल होने का डर हो, खासकर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों में। अगर ये इतने शक्तिशाली हैं, तो इन्हें हमेशा क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हल्के इन्फेक्शन में भी? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये एंटीबायोटिक स्ट्यूवर्डशिप से जुड़ा है, मतलब एंटीबायोटिक्स का समझदारी से इस्तेमाल। कार्बापेनेम हमारी आखिरी डिफेंस लाइंस में से हैं। अच्छा, अगर हम इन्हें बेवजह या हल्के इन्फेक्शंस के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरिया इनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस बना लेंगे। ओ ये तो खतरनाक है। हाँ, और ऐसा होना शुरू भी हो गया है, जिसे CRE कहते हैं, कार्बापेनेम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरिया सी। ये दुनिया भर में हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए इन्हें तभी यूज करना चाहिए जब सच में जरूरत हो, ताकि ये मुश्किल हालात में असरदार बने रहें। इन्हें बचाना जरूरी है। समझ गई, ये भारी हथियार हैं जिन्हें बहुत सोच समझ कर चलाना है। बिल्कुल। अब कहानी हमें गांव के एक शांत कोने में ले जाती है, जहां मोनोबैक्टम एस्ट्रियोनाम रहता है। इसे अकेला भेड़िया कहा गया है, लोन वुल्फ। जो चालाक ग्राम नेगेटिव राक्षसों से बचाता है। अकेला क्यों? एस्ट्रियोनाम का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बाकी बीटा लैक्टम से थोड़ा अलग है, इसीलिए मोनोबैक्टम कहते हैं। इसकी खासियत इसका टारगेट है। टारगेट? हाँ, ये मुख्य रूप से सिर्फ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ही काम करता है, जैसे स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, जो कुछ मुश्किल इन्फेक्शन कर सकता है। ये ग्राम पॉजिटिव या एनारोबिक पर असर नहीं करता। अच्छा, तो ये बहुत स्पेसिफिक है। जी हाँ, अकेला भेड़िया नाम इसकी इसी फोकस्ड एक्शन और नैरो स्पेक्ट्रम को दिखाता है। और इसका एक और फायदा भी है शायद। मैंने सुना है पेनिसिलिन एलर्जी वालों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो जिन लोगों को पेनिसिलिन से सीवियर एलर्जी होती है, उनमें एस्ट्रियोनाम से रिएक्शन होने का खतरा, जिसे क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं, बहुत कम होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये उन मरीजों के लिए एक कीमती ऑप्शन बन जाता है जिन्हें ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है और वो दूसरे बीटा लैक्टम नहीं ले सकते। कमाल है। अब वापस उस बीटा लैक्टमेज ड्रैगन पे आते हैं। जब वो दीवारों को कमजोर करता है तो कहानी में कुछ जादूगर मदद के लिए आते हैं, क्लेवेलानिक एसिड और उसके साथ ही टैजोबैक्टम और सल्बैक्टम। जी, इनहिबिटर्स। कहा गया है कि ये अपनी शक्तियों से पेनिसिलिन परिवार और पाइपरएसिलिन जैसे योद्धाओं को उनकी खोई ताकत वापस दिलाते हैं। ये कैसे करते हैं? ये खुद एंटीबायोटिक नहीं है क्या? नहीं, ये खुद बैक्टीरिया को नहीं मारते। ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं। आप इन्हें ऐसे समझें कि ये बॉडीगार्ड्स हैं। बॉडीगार्ड्स? हाँ, जब बैक्टीरिया अपना बीटा लैक्टमेज एंजाइम छोड़ता है एंटीबायोटिक योद्धा पर हमला करने के लिए, तो ये इनहिबिटर्स, जादूगर, बीच में आकर उस एंजाइम को रोक लेते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वाह! वो एक तरह से खुद को कुर्बान कर देते हैं ताकि असली एंटीबायोटिक को मौका मिले अपना काम करने का, बैक्टीरिया की दीवार बनाने या उसे मारने का। अरे वाह! मतलब ये खुद नहीं लड़ते बल्कि दूसरों को लड़ने लायक बनाते हैं। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी है। हाँ, बिल्कुल। तो ये फिर पेनिसिलिन जैसी दवाओं के साथ दिए जाते होंगे कॉम्बिनेशन में? बिल्कुल। इन्हें अक्सर पेनिसिलिन ग्रुप की दवाओं के साथ फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। सबसे कॉमन उदाहरण है अमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलानिक एसिड, जो अक्सर ऑगमेंटिन नाम से मिलता है। हाँ, ये नाम सुना है। पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि वो बीटा लैक्टमेज बनाते हैं। कहानी में इन्हें जादूगर कहना बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की पावर को जैसे वापस ले आते हैं। तो इस तरह ये बीटा लैक्टम विलेज तो कई तरह के रक्षकों से भरा पड़ा है। पेनिसिलिन परिवार नींव रखता है, पेनिसिलिन जी, अमोक्सिसिलिन वगैरह। सेफेलोस्पोरिन्स इंजीनियर लगातार डेवलप कर रहे हैं, सेफेलेक्सिन से सेफ्टेरोलिन तक। कार्बापेनेम टीम सबसे मुश्किल खतरों के लिए अभेद्य किला है। इमिपेनेम, मेरोपेनेम, मोनोबैक्टम अकेला भेड़िया खास दुश्मनों पर नजर रखता है, एस्ट्रियोनाम। जी। और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जादूगर उन योद्धाओं की हिफाजत करते हैं जो ड्रैगन के हमले की जद में आ सकते हैं।
क्लेवेलैनिक एसिड, टैजोबैक्टम, सल्बैक्टम, ये तो पूरी आर्मी है। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ नाम रटाने का तरीका नहीं है। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये हमें इन एंटीबायोटिक ग्रुप्स के बीच का जो रिश्ता है उसे समझने में मदद करती है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग दवाएं अलग अलग रोल निभाती हैं, कुछ बेसिक इन्फेक्शंस के लिए, कुछ ज़्यादा कवरेज के लिए, कुछ बहुत सीरियस हालात के लिए और कुछ रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम से निपटने के लिए। ये मुश्किल क्लासिफिकेशन को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में फिट करती है, जिससे ये कम डरावना और ज़्यादा समझने लायक लगता है, खासकर उनके लिए जो मेडिसिन या फार्मेसी सीख रहे हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकाले हम? ये बीटा लैक्टम विलेज की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टॉपिक को एक यादगार कहानी में बदला जा सकता है। सही बात है। हमने पेनिसिलिन के संस्थापकों से लेकर सेफेलोस्पोरिन की डेवलप होती पीढ़ियों, कार्बापेनेम के मजबूत किले, अकेले मोनोवैक्टम और मददगार इनहिबिटर्स तक सबको एक कहानी के किरदारों की तरह देखा। ये जानकारी को याद रखने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। निश्चित रूप से। और ये क्लासिफिकेशन समझना सिर्फ एकेडमिक बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिकल नॉलेज है। डॉक्टर्स के लिए ये समझना कि कौन सा एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया पर असर करेगा, रेजिस्टेंस की क्या संभावना है, मरीज की कंडीशन क्या है, जैसे कोई एलर्जी तो नहीं, ये सब सही इलाज चुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो है। सही एंटीबायोटिक चुनना ना सिर्फ मरीज को जल्दी ठीक करता है, बल्कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए भी बहुत अहम है। ये कहानी एक अच्छी नींव देती है, पर यह याद रखना जरूरी है कि असल क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन दवाओं का सेफ और इफेक्टिव इस्तेमाल गहरी समझ और तजुर्बे की मांग करता है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि क्रिएटिविटी कैसे मुश्किल जानकारी को आसान बना सकती है। ये सिर्फ नाम याद रखने से आगे बढ़कर उनके रिश्तों और रोल्स को समझने में मदद करती है। बिल्कुल। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या साइंस, टेक्नोलॉजी या शायद इकोनॉमिक्स जैसे दूसरे कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में भी ऐसी ही कहानियों या उपमाओं का इस्तेमाल हो सकता है? क्या क्वांटम फिजिक्स का अपना कोई गांव हो सकता है, या ह्यूमन जीनोम की अपनी कोई पौराणिक कथा? दिलचस्प सवाल है। ज्ञान को और ज्यादा आकर्षक और यादगार बनाने के तरीकों पर सोचना ये यकीनन एक दिलचस्प दिशा है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, जरूर। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।